So, students, in today's class, we are going to start with the new topic, and that is cell theory. बहुत important topic है cell theory. Generally, board examination में भी पूछी जाती है cell theory और नीट एग्जामिनेशन में भी इसका छोटा सा पोर्शन एक आध क्वेश्चन जो है बन के कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो आप सबने हेडिंग लगा दिया होगा, दैट इज सेल थ्योरी। हेडिंग आपने जो लगाया होगा दैट विल बी दी सेल थ्योरी। सो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो साइंटिस्ट को लेना पड़ेगा, हमें हिस्ट्री किसने दी एंड किसने नहीं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, दो साइंटिस्ट का नाम नोट करिएगा, स्लेडिन एंड स्वान। दे प्रपोज्ड व्हाट? सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी प्रपोज किसने की थी? स्लेडिन एंड स्वान ने। जर्मन बायोलॉजिस्ट है, राइट, इन 1855 टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्यूलर नेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइट, एक्चुअली कंबाइनेशन में उन्होंने 1855 में दिया। जब ये वर्क कर रहे थे तो ये वर्क था स्लेडन का 1838 का। राइट, तो ये भी आप नोट करिए, स्लेडन जो है उसका वर्क जो है वो था 1838 में, और जो स्वान है उसका वर्क था 1839 का। एक साल का डिफरेंस है पब्लिश में। दोनों की सेपरेट बुक आई थी। स्वान 1839 करके एक बुक आई थी जिसमें स्वान ने अपना डेटा लिखा था। राइट, तो ये दोनों के दोनों जर्मन बायोलॉजिस्ट है और इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दी थी। फर्दर मोर इन दोनों ने अच्छे से ये नहीं एक्सप्लेन किया अपनी सेल थ्योरी के अंदर कि भाई एक सेल किस तरीके से फॉर्म होता है। सो यहाँ लिखा स्टेटमेंट, दे डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। ये एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड था जो स्लेडन एंड स्वान ने नहीं दिया था। राइट, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ विरशो। साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विरशो। 1858 में उन्होंने ये दिया कि भाई जो सेल्स है वो कहाँ से आते हैं, स्टेटमेंट दिया। राइट, तो उनका जो स्टेटमेंट था दैट इज दी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा, ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला। स्टेटमेंट है ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ऑल द लिविंग सेल्स कम्स और अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब क्या होता है इसका? ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो भाई ओमनी सेल्यूलाई सेल्यूला है, वो फ्रेज जो दिया है वो कौन सी लैंग्वेज का है? तो लिखिएगा वो लैटिन फ्रेज है। और जो रुडोल्फ विरसो है वो जर्मन बायोलॉजिस्ट है। हमारा जो ये रुडोल्फ विरसो भाई है साइंटिस्ट, वो कौन है? जर्मन बायोलॉजिस्ट। और ये जो फ्रेज है दैट इज ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला, वो लैटिन फ्रेज। ठीक है, जिसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि सारे के सारे जो लिविंग सेल्स है वो किसी न किसी दूसरे सेल से अराइज होते हैं। ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब सेल थ्योरी क्या थी, थोड़ा उसके ऊपर बात करते हैं। तो फंडामेंटल फैक्ट ऑफ द सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट्स उन्होंने दिए थे जो मेजर है सेल थ्योरी के, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो दिया था वो ये था कि ऑल द लिविंग, ये आपकी सेल थ्योरी एक्चुअल में है। जो 3 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं ये आपकी सेल थ्योरी। अगर आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाए एक्सप्लेन सेल थ्योरी, तो आपको वहाँ दोनों साइंटिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। राइट, स्लेडन एंड स्वान 38 एंड 39 ईयर, दोनों ने मिलकर 55 में कॉन्सेप्ट दिया सेल थ्योरी। राइट, और फिर सेल थ्योरी क्या थी वहां पर आप एक 3 पॉइंट मेंशन करेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या माइक्रोब्स हो, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट। सेल्स प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो सेल बनाता है उसके ऑर्गेनल्स ले लो, कोई भी प्रोडक्ट जो सेल के अंदर बन रहा है किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। समझ में आया? तो सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या फिर माइक्रोब हो, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कॉमन मतलब निकलता है कि भाई सेल जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है सेल के अंदर होता है, केमिकल रिएक्शन। राइट, जिसमें केटाबॉलिज्म भी होता है दैट इज द ब्रेकडाउन, एंड एनाबॉलिज्म भी होता है दैट इज द सिंथेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल। सो ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स टेक प्लेस इन अ सेल। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, चाहे वो यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल हो या फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो जिसमें 2 से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है, तो ये सारे की सारी एक्टिविटी कहाँ पर होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक सिंगल सेल में होती है। इसका मतलब ये होता है कि भाई सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट भी हुआ। राइट, पहले स्टेटमेंट में ये मिल गया कि भाई सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट है ये हमें पता चला।
दूसरा स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट भी है, राइट। और तीसरा स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमें ये बताता है कि भाई सेल्स जो है दैट इज ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स पहले पुराने सेल से ही बन के आते हैं। प्रोसेस जो है वो है सेल डिवीजन, राइट। दैट मीन्स व्हाट, नो सेल्स कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली और डी नोवो। स्पॉन्टेनियसली एक झटके से सेल बन के नहीं आएगा, ना ही डी नोवो पाथवे से आएगा। डी नोवो का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। एक नया ऑर्गेनिज्म बनना है तो वो इवोल्यूशन जैसे वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिस अर्थ पे आया, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे आया, उसी तरीके से आज के जमाने में नया ऑर्गेनिज्म नहीं आता है, क्योंकि पुराने ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं, राइट, उसी सेल्स से, जो जर्म सेल्स होते हैं, उसी सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। दैट मीन्स सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। वर्ड का मतलब लिखिए ओनली, यहाँ जो वर्ड यूज किया समझिए उसका मतलब। तो तीन फंडामेंटल फैक्ट हो गए। पहला आया कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। सेकेंड हुआ all the metabolic reaction that is in unicellular, either in unicellular or in multicellular organisms, takes place in the cell. That means cell is the structural and functional unit of the life. And the third is cells arise it or originated from the pre-existing cell only. ना वहाँ spontaneous pathway होगा, ना ही de novo pathway होगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गई, सेल थ्योरी के तीन इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए। जब भी हम बात करेंगे सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी कवर कर रही है सारे ऑर्गेनिज्म के सेल्स के बारे में, राइट। तो सेल थ्योरी जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट टॉपिक में हर एक टॉपिक जितने भी कवर होते हैं 90% चांसेस रहते हैं कि वहां पर कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर आए, राइट। बायोलॉजी जो है इट इज फील्ड ऑफ एक्सेप्शन। तो यहाँ सेल थ्योरी पढ़े तो ऑब्वियसली सेल थ्योरी के कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर जो मेजर एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, उसको हम कंसीडर करते हैं वायरसेस। सो वायरसेस जो है वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भाई वायरसेस सेल थ्योरी के एक्सेप्शन कैसे हुए? सेल थ्योरी आपको पता होनी चाहिए भाई, सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वायरसेस के केस में ऐसा नहीं होता। सो वायरसेस आर असेल्युलर एंड डू नॉट हैव अ सेल्युलर कंपोनेंट्स, राइट। सेल थ्योरी में आपने डिस्कस किया ना, पहला सेल थ्योरी का पॉइंट क्या कह रहा है कि सेल इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, और दूसरा ये कह रहा है कि सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी चाहिए। वायरसेस के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, और वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की लिंक है, क्योंकि वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके पास वो एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं है, वो मशीनरी ही प्रेजेंट नहीं है कि वो एक से दो हो सके। इसलिए वायरसेस जो है सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में आता है। बट वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल तो है, वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल है जो उसको मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। एक वायरस से जो दूसरा वायरस बनता है, उस मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में हेल्प करने वाला जेनेटिक मटेरियल उसके पास है। सी यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, बट possesses a genetic material and so the multiplication process, right? Next, in some organism the body is not differentiated into cells, through it may have numerous nuclei। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है राइजोपस का, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो राइजोपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों, राइट, जो उसके पास बहुत मतलब सेल में डिवाइडेबल नहीं है, एक सिंगल सेल, दो सेल, तीन सेल, पूरा ऑर्गेनिज्म सेल में डिवाइडेड नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन बना। क्या बना? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन बना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई प्रोटोजोआन्स एंड सम थैलोफाइट्स, प्रोटोजोआन्स एंड सम थैलोफाइट्स हैव अ यूनिन्यूक्लिएट बॉडी, दे आर हैविंग यूनिन्यूक्लिएट बॉडी। दैट मीन्स यहाँ एग्जाम्पल दिया है एकेटाबुलारिया, एसेटाबुलारिया एग्जाम्पल दिया है, दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स, जिसको भी आप सेल में डिवाइड नहीं कर सकते, असेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ आपको क्या समझ में आया? पहले दो पॉइंट में ये क्लियर हो गया कि भाई प्रोटोजोआन्स एंड वायरसेस जो है दे आर असेल्युलर, जिसके पास सेल नहीं है, मतलब एक सेल टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, राइट। लेकिन प्रोटोजोआन्स जो है वो और कुछ
थैलोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिन्यूक्लिएटेड बॉडी है उसके पास। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियस वाली बॉडी। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो। इट्स एसेटाबुलारिया विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स, दे आर यूनिसेलुलर। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अगर आप बैक्टीरिया की बात करो और बैक्टीरिया के साथ साथ अगर आप साइनोबैक्टीरिया की बात करें, राइट, तो ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा आ जाएंगे। आपने किंगडम पढ़ा प्रोटिस्टा, जिसमें सारे बैक्टीरिया ऑलमोस्ट इंक्लूड होते थे। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, so they are also exception of cell theory. Next, RBCs and sieve cells, जो सीव ट्यूब्स बनती है, सीव ट्यूब कहाँ होती है, प्लांट सेल की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो उसके जो सेल्स होते हैं, राइट, दे आर विथआउट न्यूक्लियस, राइट। आरबीसी एंड सीव ट्यूब सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होते, तो ये भी एक्सेप्शन में चलेंगे। यहाँ एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि आरबीसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट कंटेंट करता है, और ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, राइट। एक सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो वो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जब उसके साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब भाई आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस की जो स्पेस है वहां पर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन को एक्सेप्ट करेगा, रख सकता है। इसका मतलब ये होता है कि वहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है वो सेल। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एंड द लास्ट 6th नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय नॉन लिविंग मटेरियल्स इन द सरफेस सेल्स ऑफ द स्किन एंड कॉर्क। अगर स्किन कर ले हम और कॉर्क ले, तो कॉर्क प्लांट की बात है, स्किन एनिमल्स की बात है। स्किन और कॉर्क जो है उसके अगर आप नॉन लिविंग मटेरियल के साथ, जो सरफेस के सेल्स होते हैं ना, वो नॉन लिविंग मटेरियल के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन इस सेल्स का जो मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, प्रोटोप्लाज्म। तो भाई स्किन, कॉर्क सेल, इन दोनों के पास जो सेल्स है उसका जो प्रोटोप्लाज्म मटेरियल है वो नॉन लिविंग मटेरियल से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर स्किन और कॉर्क का काम प्रोटेक्शन का भी होता है। तो ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में गया, राइट। अब सेल थ्योरी आप पढ़ रहे हो तो सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है भाई। सेल थ्योरी इज वन ऑफ द फंडामेंटल जनरलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी। जनरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब भी सेल पढ़ोगे आप, सेल बायोलॉजी के बारे में बात करोगे, साइटोलॉजी की बात करते हो, तो वहां पर सेल थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट सेल थ्योरी। हमने क्या पढ़ लिया, सेल थ्योरी के बारे में। अब हम बात करेंगे सेल के बारे में, जिसमें हम सिर्फ ओवरव्यू लेने वाले हैं पहले स्टार्टिंग में, राइट। किससे बना है, क्या नहीं। तो एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू की बात करते हैं, राइट। तो टिपिकल सेल की अगर हम बात करते हैं, टिपिकल सेल किस किस चीजों से बना हुआ है, सबसे पहले ये बात करते हैं, राइट। तो एक टिपिकल सेल में कौन कौन सी चीज होती है। सो भाई अ टिपिकल सेल possesses 3 major elements, or I can say क्लियर। कौन कौन से, फर्स्ट आउटर एनवेलोप। आउटर एनवेलोप यानी कि सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल की बात हो रही है। सेकेंड इज जेनेटिक मटेरियल एंड द थर्ड साइटोप्लाज्म। 3 चीज को नोट करिए आप। एक सेल किससे बना है भाई, आउटर एनवेलोप से बना है, जेनेटिक मटेरियल से बना है और साइटोप्लाज्म से बना है। क्लियर हो गया। अब आप बोलेंगे सर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस भी तो लिख सकते हैं कि भाई आउटर एनवेलोप, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, हम यहाँ न्यूक्लियस वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, और इस ओवरव्यू में 2 टाइप के सेल कंसिडर हो जाएंगे। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ओवर हियर प्रोकैरियोटिक सेल के पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है पर न्यूक्लियस नहीं होता है। समझ में आई बात, इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं वर्ड जेनेटिक मटेरियल। तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आउटर एनवेलोप की।
outer covering. So a cell is surrounded by an outer membrane that is known as plasma membrane. याद रखिएगा जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल की उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा. क्या है नाम, प्लाज्मा लेमा, ये उसका दूसरा नाम है. ठीक है. इट आइसोलेट्स द सेल इंटीरियर, सेल को आउटर एनवायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है. समझ में आ रहा है. A distinct cell wall lies on its outside in plant cell. अब यहाँ दो अलग अलग टाइप के सेल आते हैं, एक आता है प्लांट सेल, दूसरा आता है एनिमल सेल. अगर आप प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा नहीं है. प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, उसके अलावा वहां पर सेल वॉल भी प्रेजेंट है. राइट. और ये सेल वॉल जो प्रेजेंट है इसका फंक्शन क्या है, तो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड व्हाट, प्रोटेक्शन, रिजिडिटी एंड शेप. तीन चीज प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन, रिजिडिटी एंड शेप टू द सेल्स. क्लियर हो गया. ये हो गया आउटर. सेकेंड इज जेनेटिक मटेरियल. नंबर 2 इज जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल की बात करें सो इट रिप्रेजेंट्स हेरिडिटी मटेरियल. अब हेरिडिटी मटेरियल का क्या मतलब होता है, ऐसा मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है. जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, दैट इज द हेरिडिटरी मटेरियल that not only controls the function of the cell but also contains information for the formation of the whole organism. मतलब जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि भाई नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनाया जाए. फंक्शन की बात कर रहे हैं, राइट. पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम भी ये करता है. जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो हम जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं, डीएनए को कहते हैं. डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, इसकी डिटेल जो है आप पढ़ोगे क्लास 12th में बायोलॉजी में. ठीक है. लेकिन बेसिक आपको बताता हूं, हम किसी को जेनेटिक मटेरियल, एक सेल के अंदर बच्चों डीएनए तो प्रेजेंट है, उस डीएनए के साथ आरएनए भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, लिपिड भी प्रेजेंट होता है. लेकिन हम प्रोटीन, लिपिड या आरएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं कहते हैं, हम डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. व्हाई, क्वेश्चन बनता है. क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो ज्यादातर स्टेबल रहे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सेल में चीजों की रिक्वायरमेंट हो बनती रहे, जो डीएनए करता है. बाकी कोई सेल्स, बाकी मटेरियल जो है वो नहीं करता है. इसलिए हम किसको, डीएनए को क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. इन यूकैरियोट्स इट इज एनक्लोज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस एज क्रोमेटिन मटेरियल. अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होता है. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एज इट इज सेल में ही प्रेजेंट होता है. फर्दरमोर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है और ये क्रोमोसोम की फॉर्म में बन जाता है. राइट. क्या बन जाता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है. प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है. जेनेटिक मटेरियल लाइज फ्रीली इनसाइड द साइटोप्लाज्म एज कोइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोइड. क्लियर हो गया. ये हो गया जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म की. सो इट इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट ऑक्यूपाइज द इंटीरियर ऑफ द सेल बिटवीन न्यूक्लियर रीजन एंड आउटर एंड. साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो एक सेल के अंदर भरा हुआ होता है, प्रेजेंट होता है. So it is semi-fluid material matrix that occupies the interior of the cell between nuclear region and outer envelope. यानी कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे ये मटेरियल प्रेजेंट होता है. राइट. जनरली जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, राइट, वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में होती है. So cytoplasm is the area of major cellular or life activities which keep the cell in a living state. जैसे मैंने बताया, एक सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए जो कोई भी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट जो है साइटोप्लाज्म में होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल फंक्शंस के लिए यहाँ पर
सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होती है। सर्टेन फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद स्पेशल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। क्लियर। अब ऑर्गेनल्स तीन अलग अलग टाइप की होती है। सेल ऑर्गेनल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट मेम्ब्रेनलेस, सेकेंड सिंगल मेम्ब्रेन, थर्ड डबल मेम्ब्रेनियस। सबके एग्जाम्पल भी दिए हैं। एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो एग्जाम्पल आया राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। फिर बात आती है मेम्ब्रेन की, तो ऐसी ऑर्गेनल जिसके पास सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है, उसमें आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज एंड स्पेरोसोम्स। फिर आती है डबल मेम्ब्रेन वाली, दो मेम्ब्रेन है। तो डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लांट में स्पेसिफिक, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या बात की? ओवरव्यू की बात की। वी हैव टॉक्ड अबाउट दी ओवरव्यू। अब हम जाते हैं सेल की साइज एंड शेप के ऊपर। राइट भाई, एक सिंगल सेल है तो उसकी भी कुछ ना कुछ साइज होगी, छोटा बड़ा हो सकता है। राइट, तो साइज एंड शेप की अगर हम बात करें तो सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। आपको अलग अलग साइज के शेप देखने को मिलेंगे, साइज देखने को मिलेगी, और हर एक सेल में आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज भी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल दिया यहाँ पर माइकोप्लाज्मा, नोट करिए इस एग्जाम्पल को। माइकोप्लाज्मा दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड दे आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन द लेंथ। मैं आपको ये चीजें नोट करवाऊंगा अभी शेप के बाद, ठीक है। सो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है और साइज सिर्फ और सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर है इन लेंथ। वाइल बैक्टीरिया की बात करें देन इट कुड बी फ्रॉम 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल की बात करें, सिंगल सेल दैट इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच एसेटोबुलारिया, a unicellular green algae that is about 10 centimeter in length। नाम लिखिए, एसेटोबुलारिया यूनिसेल्युलर ग्रीन algae है जिसकी साइज जो है 10 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। राइट, सेल ऑफ आल्गा, algae का नाम है क्लोरेप्पा, मे बी अप टू 1 मीटर। देखिए, सेल ऑफ आल्गा क्लोरेप्पा, क्लोरेप्पा के जो algae है उसके सेल्स जो है 1-1 मीटर के भी होते हैं बच्चों। अमोंग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल, यानी कि हमारे ह्यूमन के जो आरबीसीज होते हैं दैट इज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कितने हैं? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, while the nerve fibers are the longest one and that is the up to 90 सेंटीमीटर। नोट करिए, nerve fibers are the longest up to 90 सेंटीमीटर टू फ्यू मीटर्स, 90 सेंटीमीटर से फ्यू मीटर में जाते हैं। आगे बात करते हैं, द अपर लिमिट और सेल साइज और सेल वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी कि अगर मुझे किसी सेल की साइज क्या है, सेल का वॉल्यूम क्या है, या उसकी लिमिट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर के ऊपर बच्चों डिपेंड करती है। फैक्टर्स क्या है? पहला फैक्टर्स है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। द फर्स्ट फैक्टर इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेकंड फैक्टर कौन सा है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेकंड इज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड द थर्ड इज सरफेस वॉल्यूम रेशियो। थर्ड इज सरफेस वॉल्यूम रेशियो। राइट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें, सो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स आर स्मॉल इन साइज। अगर कोई सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो उसकी साइज स्मॉल होगी, व्हाइल लेस एक्टिव वंस आर द लार्ज वन। एग्जांपल दिया है, स्पर्म एक्टिव सेल है जबकि एग जो है वो पैसिव सेल है, ज्यादा एक्टिव नहीं है। सेकेंड, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात करें अगर हम, सो न्यूक्लियस कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये हम सब जानते हैं। अ हायर न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो प्रोवाइड्स मोर एफिशिएंट मेटाबॉलिक वर्किंग। जितना साइटोप्लाज्म ज्यादा है उतना वर्किंग एरिया ज्यादा मिलेगा, जितना वर्किंग एरिया ज्यादा मिलेगा उतनी प्रोसेस ज्यादा होगी,
राइट. थर्ड, surface volume ratio. Active cells possesses a higher surface volume ratio. एक्टिव सेल है तो उसके पास सरफेस वॉल्यूम रेशियो कुछ ज्यादा ही रहेगा. दिस अकर्स इन स्मॉल सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स एंड सेल्स विद द सरफेस इनवेजिनेशंस और इन ग्रोथ लाइक माइक्रोविलाई ऑफ एब्सॉर्प्टिव सेल्स. जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल की बात करें तो उसके पास विलाई प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, राइट. वो क्या फंक्शन, मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा इन्वेजिनेशन से दैट विल गोइंग टू हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मटेरियल्स, मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप ले लो, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो ले लो या सरफेस वॉल्यूम रेशियो ले लीजिए. सरफेस एरिया ज्यादा है तो काम ज्यादा करेंगे. तो इन सारी चीजों पे सेल की साइज, सेल का वॉल्यूम एंड द अपर लिमिट जो है डिपेंड करती है, राइट. सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप. अगर हम शेप की बात करें तो सेल के शेप भी बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं. जैसे कि डिस्क लाइक शेप, डिस्क जैसा होता है, पॉलीगोनल भी होता है, कॉल्यूमनर भी होता है, क्यूबॉइडल भी होता है, थ्रेड लाइक भी आपको देखने को मिलेगा और इवन हमें इरेग्युलर शेप भी देखने को मिलते हैं, राइट. इरेग्युलर में तो मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा फटाक से, किसका, अमोइबा. क्लियर है. द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन ऑफ द सेल. सेल का जैसे जैसे फंक्शन है ना वैसे वैसे उसका शेप होता है. समझ में आ रही बात. फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज आर बाय कॉन्केव टू पास थ्रू कैपिलरीज एंड कैरी ऑक्सीजन. आरबीसी को ऑक्सीजन कैरी करना है और कैपिलरीज के बीच में से निकलना है तो उसका शेप बाय कॉन्केव होता है. डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इरेग्युलर है क्योंकि उसको फेगोसाइटोसिस करना है. फेगोसाइटोसिस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ फेगोसाइटोसिस दैट मीन्स एंगल्फमेंट ऑफ द मटेरियल, एंगल्फमेंट, राइट. तो वो इरेग्युलर है. उसको जैसे सूडोपोडिया कैसे बनाता है, कौन, अमोइबा, और अपने फूड को या न्यूट्रिएंट को कैसे कैप्चर करता है, सेम. उसमें कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता. नर्व सेल्स की बात करें तो दे आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्सिस. नर्व सेल्स लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं. क्यों? क्योंकि उसको नर्व इम्पल्सिस कंडक्ट करनी होती है. स्पर्म्स के पास टेल होती है फॉर द मोटिलिटी पर्पस. स्पर्म्स को ट्रैवलिंग करनी है तो मोटिलिटी के लिए उसके पास क्या है, टेल है. तो देखो क्या समझ में आया, फंक्शन के हिसाब से उसके शेप वेरी कर रहे हैं, फंक्शन के हिसाब से उसके सेल्स जो है वेरी कर रहे हैं. क्लियर है. टाइप्स ऑफ सेल्स में अगर हम शुरू करें तो दो अलग अलग टाइप है. एक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड वन विल बी दी यूकैरियोटिक सेल. एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द सेकेंड वन विल बी दी यूकैरियोटिक सेल. तो कितने तरीके के सेल हैं? There are two basic types of cells, that is prokaryotic cell and eukaryotic cells. They are differentiated on the basis of organization of the biomembranes, variety of cytoplasmic organelles and complexity of the nuclear material. उसका डिवीजन किस तरीके से किया गया है भाई? तो एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायो membranes, second is variety of cytoplasmic organelles and the third one is complexity of nuclear material. इन तीन चीज के बेसिस पे सेल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आता है प्रोकैरियोटिक सेल आता है एंड द सेकंड वन विल बी द यूकैरियोटिक सेल. चलिए शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से. तो आप हेडिंग लगा दीजिए प्रोकैरियोटिक सेल्स, हेडिंग लगा दीजिए प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मॉर्फोलॉजिकली मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स. याद रखिएगा कि क्या है, मोस्ट, ज्यादातर ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं. मॉर्फोलॉजिकली बात करें, अ सिंगल मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल. सेल के आसपास एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड दैट इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. उसके पास न्यूक्लियस है पर न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो बिना न्यूक्लियस वाला क्या है, मेम्ब्रेन, सॉरी, बिना मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस है. अब एक न्यूक्लियस के आसपास अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसके अंदर न्यूक्लियस का जो मटेरियल है बच्चों, वो न्यूक्लियस से जरूर बाहर आ जाएगा. मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, राइट. नाउ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एडवांस फ्लैजेला. ये चीजें उसके पास नहीं होती है. क्या कहना चाहते हैं, द डिवॉइड, राइट, मतलब कि उसके पास प्रेजेंट नहीं है
क्या नहीं प्रेजेंट है भाई? प्लास्टिड नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट एडवांस फ्लैजेला नहीं है। एडवांस फ्लैजेला मतलब ऐसा फ्लैजेला जिसके पास क्या प्रेजेंट है? 9+2 रेशियो, फिलामेंट्स का रेशियो 9+2। हम इस फिलामेंट के रेशियो जो 9+2 ट्यूब्यूल का रेशियो दिया है, उस रेशियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे फ्लैजेला के बारे में, ठीक है। नाउ अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट इज बाय द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और आई कैन से बडिंग। तो रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो गया यहाँ पर। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपने 10th क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें दो अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन आ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन एंड बडिंग आपने पढ़ चुके हैं, राइट। बर्ड फॉर्मेशन होता है, दैट इज बडिंग। फिजन जिसमें सेल अपने आप को दो में डिवाइड करता है, तो यहां पर होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड बडिंग। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। एग्जांपल है, एग्जांपल नोट करिए प्रोकैरियोटिक सेल्स का। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम BGA यानी ब्लू ग्रीन आल्गी भी कहते हैं, एंड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, और PPLO जो है वो एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा का। अब यहाँ कंफ्यूजन है, PPLO का पूरा नाम है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट। ये माइकोप्लाज्मा के इनबिल्ट अंदर आता है। अब आपकी NCERT में दोनों को सेपरेट मेंशन कर दिया है, वहां लिखा है कि भाई स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, जबकि आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ही होता है। अगर आपके ऑप्शन में PPLO नहीं है और माइकोप्लाज्मा है, देन योर आंसर विल बी माइकोप्लाज्मा। इज दैट क्लियर? करेक्ट कर लीजिएगा इसको NCERT बुक के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है मतलब कि सिंगल सेल प्रेजेंट है विद प्रोकैरियोटिक सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट, दैट इज एंटोन वान ल्यूवेनहुक। साइंटिस्ट का नाम लिखिए, ईयर लिखिए, 1676 में एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कवर किया था, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया इन पॉन्ड वाटर एंड टार्टर ऑफ द टीथ। पॉन्ड वाटर एंड टार्टर ऑफ द टीथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन जरूरी है ना, लोकेशन जरूरी है, इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नाउ द बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजन एंड आर मोस्टली पैथोजेनिक ऑन ह्यूमन बीइंग। बैक्टीरिया सबसे सिंपल जिंदा रहने वाले ऑर्गेनिज्म में आते हैं और फिजन से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ एक बात आई कि बैक्टीरिया जो है भाई सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, फिजन है इसका रिप्रोडक्शन, और मोस्टली ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक किस केस में होते हैं भाई? ह्यूमन बीइंग के केस में ही ये पैथोजेनिक होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो पैथोजेनिक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई, जो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं और डाइजेशन का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दैट क्लियर थिंग। नाउ बैक्टीरिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस लाइक हॉट स्प्रिंग, beneath the iceberg, in the intestine of man, deep in the soil, also in the sea water। बच्चों कोई ऐसी जगह नहीं है, लोकेशन पूछा है बैक्टीरिया का, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट हर एक जगह पर बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता ही है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं साइज एंड शेप। इससे पहले हमने कॉमन साइज शेप बात की थी, इसमें साइज शेप हम किसकी बात करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम साइज और शेप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर वेरी ग्रेटली इन देयर साइज। अब आपको पता है स्टार्टिंग में हमने ये देख लिया कि भाई सिंगल सेल मतलब हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, राइट। ऑब्वियसली साइज माइक्रोमीटर में ही आती है, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसकी साइज की हम बात करें, दैट इज वेरीज फ्रॉम दी 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। साइज यहाँ पर 1 to 10 के बीच में वेरी करती है, माइक्रो यूनिट नहीं बोलना है, इट्स 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज डायलिस्टर न्यूमोनोसिस्टेस, आपको लिख के याद रखना है, जिसकी लेंथ जो है वो है 0.15 to 0.30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर।
यानी कि 0.15 टू 0.3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बैक्टीरिया का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब आप इसका नाम लिखेंगे साइंटिफिक नेम, तो उसको क्या करेंगे आप, सेपरेट अंडरलाइन भी करेंगे जीनस और स्पीसीज को, राइट। इट्स डायलिस्टर न्यूमोसिंथेस 0.15 टू 0.30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये कौन सा बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट का नाम है स्पिरुलम वोल्टेंस 500 माइक्रोमीटर, ये भी नोट करिएगा। स्पिरुलम वॉल्यूटेंस 500 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। ये कौन सा हो गया, लार्जेस्ट, राइट। नाउ बैक्टीरिया ग्रेटली वेरी इन देयर शेप आल्सो। सो द 4 बेसिक फ्लोर की अगर बात करें, शेप की बात करें, बैक्टीरिया के अलग अलग शेप है, तो 4 बेसिक शेप की बात करते हैं। एक है कोकस यानी कि स्पेरिकल फॉर्म होता है। दूसरा है बेसिलस जो रोड शेप होता है। थर्ड इज विब्रियो, दैट इज अ कोमा शेप, जो हम कोमा करते हैं वो। नेक्स्ट स्पिरिलम, दैट इज द स्पाइरल शेप। हो गया 4 शेप हो गया, कोकस, बेसिलस, विब्रियो एंड स्पिरिलम। कोकस मतलब स्पेरिकल, बेसिलस मतलब रोड शेप, विब्रियो मतलब कोमा शेप, स्पिरिलम का मतलब होता है स्पाइरल शेप, राइट। सम बैक्टीरिया एज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स इन देयर लाइफ साइकिल। उसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें कोई बैक्टीरिया की, तो एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपनी लाइफ साइकिल में डिफरेंट फॉर्म्स को एज्यूम करते हैं, मतलब रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लियोमॉर्फिक, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जो अपनी पूरी लाइफ स्पैन के टाइमिंग में अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट शेप में फॉलो करते हैं, बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब कुछ फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल एनवेलोप और सेल वॉल एंड इट्स मॉडिफिकेशन, राइट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, 2 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है। जो पहला है दैट इज नोन एज ग्राम पॉजिटिव, सेकेंड इज नोन एज ग्राम नेगेटिव। ये वेइंग मशीन वाला ग्राम नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है, राइट। एक स्टेन आता है जिसको हम ग्राम स्टेन कहते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम का पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। साइंटिस्ट जो है उसका नाम है ग्राम, उसने 1884 में इस टेक्निक स्टेन को डेवलप किया था। लिखिएगा, Gram stain is developed by Gram scientist in 1884, is used to distinguish 2 major type of bacteria। तो बैक्टीरिया के 2 मेजर टाइप है जिसको हम अलग करते हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव एंड द सेकेंड इज ग्राम नेगेटिव, राइट। कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे वो यहां लिखा है। तो हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पहले। These bacteria are stained or stainable by the gram stain। अगर हम किसी बैक्टीरिया को, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को अगर हम ग्राम स्टेन प्रोवाइड करते हैं और अगर वो स्टेन को एक्सेप्ट करता है, दैट इज ग्राम पॉजिटिव। क्लियर हो गया। और अगर वो स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट, रिजेक्ट करता है, तो वो ग्राम नेगेटिव हो गया। एग्जाम्पल दिया है डिप्लोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया कोज करता है, राइट। साइंटिफिक नाम लिखिएगा बैक्टीरिया का, और जब आप भी आप नाम लिखे तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो गाइडलाइन आपको दे रखी है, यानी कि साइंटिफिक रूल्स जो है उसको जरूर फॉलो करें। दोनों नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करें। जीनस का पहला लेटर कैपिटल हो, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल हो, इसका ध्यान रखें, राइट। द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आप देखो दोनों बैक्टीरिया के पास सेल वॉल तो होगी। अब जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो ग्राम पॉजिटिव है। उसकी अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इसके पास क्या है, एक स्पेसिफिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। इट कंटेन्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड म्यूकोपेप्टाइड्स। सो आई कैन से कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ 2 मटेरियल, 1 पॉलीसेकेराइड, सेकेंड म्यूकोपेप्टाइड्स। दे एक्सटेंसिवली लिंक टू वन अनदर टू प्रोवाइड कंसिडरेबल स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल। पॉलीसेकेराइड और म्यूकोपोलीपेप्टाइड जो है दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड हुए हैं। क्यों? फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल। सेल वॉल को क्या प्रोवाइड करनी है, स्ट्रेंथ। यहां पर कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, तो आप एग्जांपल लिखिए। ये एग्जांपल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, न्यूमोकोकस, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा बेसिलस, चौथा क्लोस्ट्रिडियम, नेक्स्ट माइकोबैक्टीरियम एंड द लास्ट स्ट्रेप्टोमाइसिस। इसके अलावा भी आपको काफी सारे अलग मिलेंगे। ये जीनस के नाम है, जैसे बेसिलस सेटिलिस, तो ये स्पीसीज बन गई।
तो बेसिलस की जितनी भी नाम स्पीसीज आ रही है दे ऑल आर ग्राम पॉजिटिव, ऐसा आपको याद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्राम नेगेटिव। भाई जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ग्राम नेगेटिव किसको कहेंगे। सो ग्राम नेगेटिव दे आर नॉट गोइंग टू स्टेन बाय द ग्राम स्टेन। एग्जाम्पल इज ई कोलाई, एग्जाम्पल इज ई कोलाई, ईशेरिशिया कोलाई, प्रोनाउंसिएशन है ईशेरिशिया कोलाई, शॉर्ट में ई कोलाई लिखते हैं। ये ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के हमें माइक्रोस्कोप में दिखते हैं ड्यू टू अ स्टेन दैट इज क्रिस्टल वायोलेट। स्टेन का नाम है क्रिस्टल वायोलेट। इसलिए जो जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को सस्टेन करते ले लेते हैं वो पर्पल कलर के अपीयर होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है वो इस स्पेसिफिक स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो नेगेटिव है। तो यहाँ वो कलरलेस नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ पर दूसरा उसको अल्टरनेटिव स्टेन देते हैं जिसको हम कहते हैं सेफ्रानिन। सेफ्रानिन पिंक और रेडिश कलर का होता है, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव या तो रेडिश या पिंक इन कलर आएंगे। अगर आप गूगल करेंगे ना इन दोनों बैक्टीरिया के बारे में तो आपको ज्यादातर मतलब समझ में आएगा, देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट इज हैविंग अ सिमिलर नेटवर्क बट हैव इन एडिशन एन आउटर लेयर दैट इज ऑफ लिपिड। आउटर लेयर इसका बना होता है लिपिड एंड इट्स कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। यहाँ ग्लाइको प्रोटीन जो है एब्सेंट होता है। जनरली प्रोटीन्स लिपिड्स एंड पॉलीसेकेराइड से बना होता है। द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्या है, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। एंड एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं ग्राम नेगेटिव के, दैट इज साल्मोनेला, सुडोमोनास, इशेरिशिया, हीमोफिलस, हेलिकोबैक्टर, विब्रियो एंड राइजोबियम। कुछ कुछ बैक्टीरिया के जैसे हेलिकोबैक्टर है, पूरा नाम लेता हूँ, हेलिकोबैक्टर पाइलेरी, इशेरिशिया कोलाई, सुडोमोनास एरोजिनोसा, साल्मोनेला टाइफी एक्सेट्रा। बहुत बैक्टीरिया आपको ढूंढोगे ना, जस्ट गूगल करोगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का लिस्ट बहुत सारे मिलेंगे। बस एक कुछ जीनस मैंने यहाँ मेंशन की, इजी है, फेमस है, बहुत बार आएगी, तो इसको जरूर याद रखिएगा, राइट। नाउ इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द म्यूरिन कैन बी डिसोल्व्ड बाय लाइसोजाइम। इसमें एक मटेरियल और होता है उसकी मटेरियल में सेल वॉल में जिसको कहते हैं म्यूरिन, दैट इज कंस्टिट्यूटमेंट ऑफ यानी कि पार्ट ऑफ द सेल वॉल। ये जो म्यूरिन मटेरियल है बच्चों, इस म्यूरिन मटेरियल को हम लाइसोजाइम एक एंजाइम है उसकी हेल्प लेकर क्या कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं। वी कैन एबल टू डिसोल्व दिस मटेरियल। क्लियर हो गया, राइट, ओके। अब हमें बात करनी है आउटर कवरिंग की, बट इस बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली क्लास में। कब से, अगली क्लास में हम शुरू करें उससे पहले कुछ चीजें और यहाँ पर बता देते हैं, कनेक्टिव कॉन्सेप्ट है। जैसे कि फर्स्ट इज फैक्ट, साइकोमाइसिट्स दैट इज द बैक्टीरिया वर प्रीवियसली नोन एज साइकोमाइसिट्स और फंजाई दैट इज फीजन फंजाई। देन कम्स बैक्टीरियोलॉजी, सिंपली है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, द साइंस एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया दैट इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, बैक्टीरियोलॉजी की फादर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, रॉबर्ट कॉच। उसकी लाइफ स्पैन क्या है, 1843 टू 1910। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैप्सूल इज जेनेटिकली फिक्स्ड। अगर मतलब कि एक बैक्टीरिया को कैप्सूल प्रेजेंट हो, कैप्सूल जो है आउटर लेयर होता है, हार्ड लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो उसको बहुत सारे रफ एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया के। तो ये प्रेजेंट होना ना होना डिपेंड करता है उसके जेनेटिक के ऊपर। सो इट्स जेनेटिकली फिक्स्ड। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया फॉर्म स्मूथ कॉलोनी, जिसके पास कैप्सूल होती है वो स्मूथ कॉलोनी देते हैं। कॉलोनी का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा बैक्टीरिया होता है और वो हम विजिबल नेकेड आई से विजिबल होता है, डॉट लाइक फॉर्म, राइट। दे आर नोन एज एस टाइप बैक्टीरिया विच आर हाईली विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब होता है पैथोजेनिक होते हैं, डेंजर होते हैं, डिजीज कोजिंग होते हैं। कौन से बैक्टीरिया, एस टाइप, एस मतलब स्मूथ बैक्टीरिया जिसके पास कैप्सूल होते हैं, और एक होते हैं नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसके पास कैप्सूल नहीं हुए तो उसकी जो कॉलोनी है वो रफ अपीयर होती है। दे आर आर टाइप बैक्टीरिया, इतने सारे वो क्या नहीं है, डेंजर नहीं है। क्लियर हो गया, दो बैक्टीरिया। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है, एस टाइप स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस टाइप आर टाइप की स्ट्रेन के ऊपर हर्शे एंड चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था माइस को लेकर, ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, जो हम इसको आप 12th क्लास में पढ़ोगे।
ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ओके, हमारी जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम बात करेंगे आउटर कवरिंग्स की, और इस टॉपिक को यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है, सेल्स जो है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, आने वाली अगली क्लास में आउटर कवरिंग, जिसमें मैं स्लाइम लेयर्स, कैप्सूल या फिर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करूंगा। तो बाकी कुछ चीजें हम वैक्यूल वगैरह उसको कवर करेंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? राइट, पढ़ते रहिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। राइट, क्लियर? तब तक बाय बाय, टेक केयर।